नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो दास्तान चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियों और उपन्यासों का सार सरल और दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। आज की कहानी है ब्लाइंड डेट, जो दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी और एक अनजान मुलाकात पर आधारित है। तो आइए इस दिलचस्प और अनोखी दास्तान को सुनना शुरू करते हैं। विकास शर्मा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पर्यावरण में अपना मास्टर पूरा करके दिल्ली एक एनजीओ में इंटर्नशिप प्रोग्राम करने के लिए आया था। हालांकि दिल्ली में वो पहली बार आया था, पर दिल्ली आने तक और उसके बाद दिल्ली में एडजस्ट होने तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पापा के एक दोस्त ने खुद निजी रूप से उसे पहले स्टेशन पर जाकर रिसीव किया और बाद में हर जगह साथ में जाकर उसके रहने से लेकर खाने पीने का इंतजाम किया था। वो बात अलग है, इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद विकास दिल्ली में है भी या नहीं, इसका संज्ञान लेना उन्होंने जरूरी नहीं समझा था। विकास को दिल्ली में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में इंटर्नशिप प्रोग्राम ग्रुप के अंदर उसका जो एकमात्र दोस्त बना था वो राजन था। राजन मूल रूप से दिल्ली का ही रहने वाला था, इसलिए उसे दिल्ली से कुछ ज्यादा ही प्यार था। कनॉट प्लेस में पिज्जा हट के अंदर दिसंबर का महीना। आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आसमान में ना निकलकर हमारे सिर पर निकला हो। विकास अपनी लेदर जैकेट निकालकर मेज पर रखते हुए बोला। इतनी सर्दी में भी गर्मी लग रही है तुझे? राजन सामने से जाती हुई लड़की को देखते हुए बोला। अजीब शहर है ये दिल्ली, मुझे खास पसंद नहीं आया। जैसा सुना था इसके बारे में वैसा तो यहां कुछ है ही नहीं। विकास कुर्सी पर बैठते हुए उस गुजरने वाली लड़की को पीछे से देखते हुए बोला। क्यों? तेरा कुछ निजी नुकसान कर दिया क्या दिल्ली ने, जो ऐसे शब्द तू आज बोल रहा है? विकास की जैकेट को टेबल के एक तरफ रखते हुए राजन बोला। अबे निजी नुकसान तो कुछ नहीं किया, पर है क्या यहां पर? मुगलों के द्वारा अपने आराम के लिए बनाए हुए किले, जो अब देखने पर केवल खंडहर दिखाई देते हैं। अंग्रेजों की बनाई हुई इमारतें, जिनमें बैठकर आज हमारी सरकारें देश चलाती हैं। विदेशी इतिहास पुरुषों के नाम के बोर्ड होर्डिंग, जो सड़कों के किनारे लगा दिए गए हैं। और दिल्ली के अपने इतिहास के नाम पर तो ऐसा लगता है जैसे एक परिवार का इतिहास ही दिल्ली का इतिहास हो। और तो और मध्यकाल में हर आक्रमणकारी द्वारा जगह जगह जबरदस्ती खड़ी की गई मस्जिदें, उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बनाए गए चर्च, और संविधान में लिखे शब्द धर्मनिरपेक्षता का पालन करने के लिए सब धर्मों की इमारतें खड़ी करने के लिए आमंत्रण देती सरकार, बस यही तो हैं इस दिल्ली में। विकास गुस्से में बोलते हुए। तेरे इतिहास के ज्ञान को देखकर लगता है कि तू एक पक्का राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी इंसान है, पर जरा इत्मीनान से अपनी इस लंबी कहानी की हाइलाइट बताएगा। इसकी शुरुआत कब हुई? राजन गंभीर होकर बोलते हुए। इसकी शुरुआत तो पता नहीं कब हो गई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता यहां पर। मतलब, मेरा मन नहीं लगता दिल्ली में। अजीब सी जगह है, हर कोई अपने आप में जी रहा है। जवान लड़के लड़की एक दूसरे में खोए हुए हैं और खुश हैं। उम्रदराज भी खोकर खुश होने की चाह तो रखते हैं, लेकिन पारिवारिक परवरिश में मिली पुश्तैनी शर्म से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, काय आलंबिता विकार, हो गया है। और बूढ़े लोग इन सबको बात बनाकर अपना समय काट रहे हैं। अकेला आदमी यहां पर खुद को सबसे होशियार समझता है। लड़कियां इस शहर को फैशन की नगरी पेरिस बनाना चाहती हैं, और लड़के इसे बुड़ापेस्ट का वेश्यालय। हिंसा किस गली नुक्कड़ सड़क चौराहे पर हो जाए पता नहीं चलता, और रेप की नगरी तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानक साबित कर ही चुके हैं। वैसे तो आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं, लेकिन अगर शोध किया जाए तो पता चलेगा देश का पेट दिल्ली पाल रही है। सच कहूं तो पूरा देश इसे अपना दूसरा घर कह सकता है। वर्ग तो यहां पर बहुत हैं, पर वर्ग संघर्ष कम और धर्म संघर्ष ज्यादा देखने को मिलता है। रामलीला मैदान की तरफ जाओ तो पता चलेगा, जैसे दुनिया की हर समस्या को लेकर एक इंसान वहां धरने पर बैठा है। पर इन लोगों पर भी अगर गहन शोध किया जाए तो पता चलेगा, समस्या वगैरह तो दूर की बात है, ये खुद भगवान के भरोसे बैठे हैं। माफी चाहता हूं, यहाँ के बाजारों के बारे में तो कुछ कहना भूल ही गया। वो तो इंग्लैंड के आधुनिक युग, अमेरिका का पूंजीवादी युग, सोवियत संघ का समाजवादी युग, और हाल ही में जो सारे संसार में चलन में है, सूचना युग, सबको खुद में समेटे हुए हैं। यानी कि एक इंसान की जेब में
जिस युग के अनुसार पैसे हैं, वो उस हिसाब से अपनी सहूलियत को सर्वोपरि रखते हुए बाजार चुन सकता है। सच में यार, यहाँ हर कोई किसी के इंतजार में है। हर कोई अंदर से खाली है और अपने खालीपन को भरने वाले की राह तक रहा है। विकास एक लंबी सांस खींचकर चुप हो गया। राजन, जो अब तक विकास की बात सुन रहा था, उठकर पिज्जा का ऑर्डर देने चला गया। 20 मिनट बाद राजन पिज्जा खाते हुए, एक कहानी है दिल्ली के लोगों के ऊपर। अब कितनी सच है, कितनी झूठ, ये मैं नहीं जानता, पर यह दिल्ली में रहने का तरीका सिखाती है, जो कुछ इस तरह है। एक बार की बात है, एक बंगाली और एक मद्रासी दिल्ली घूमने आए हैं। घूमते हुए उन्हें पानी का एक गिरता हुआ झरना दिखा। बंगाली बोला, कितना सुंदर झरना बहती है। जिसके जवाब में मद्रासी बोला, बहती नहीं, बहता है। इस बात पर दोनों की लड़ाई होने लगी कि ये जो पानी का झरना है, बहती है कि बहता है। बड़ी देर तक उनमें बहस चलती रही। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो तय हुआ किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछा जाए कि झरने बहती है कि बहता है। थोड़ी समय बाद एक स्थानीय व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उन दोनों ने उसे पकड़ा और उससे बोले, भाई साहब, ये बताओ, ये जो झरना है बहती है कि बहता है? उनकी बात सुनकर वो आदमी बोला, न बहती है न बहता है, यूं तो बह वह है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किस चीज में आनंद आ रहा है। अब दिल्ली के लोग कैसे भी सही, किसी भी समय के, उन्हें जो उस वक्त सही लगा उन्होंने वो किया। अब तुम लोगों को जो सही लग रहा है तुम कर लो। दिल्ली कौन सा तुम्हारी आजादी छीन रही है? विकास, तूने जो भी कहा है उसका मेरी बातों से कोई खास संबंध दिखाई नहीं देता। फिर भी अगर मैं संबंध जोड़ना चाहूं तो भी मेरे लिए अचानक से सब कुछ बदल नहीं जाएगा। राजन, परेशानी तेरी नहीं है। तू जहां पला बढ़ा है उस आसपास के माहौल की है। जहां तुम लोगों को समाजशास्त्र में कहते हैं ना, नृजातीय केंद्रवाद, इस सिद्धांत के तहत पाला जाता है। तुझे पता है, दिल्ली मेरे दिल के इतनी करीब है कि इसके लिए मैंने एक कविता भी लिखी है। मेरे बचपन की किलकारियों को संभाला है दिल्ली ने। बड़े होकर भागने पर मेरे पैरों की छाप है दिल्ली में। मेरी पल पल गुजरती जवानी की हर उम्मीद है दिल्ली में। और इसे दिल्ली ना समझकर मेरा दिल ही समझ ले, क्योंकि अब तक की मेरी जिंदगी के हर हिस्से को संभाला है दिल्ली ने। विकास, गालिब ने कभी शेर पढ़ा था तुरंत बनाकर। वो आज तक लोगों की जबान पर है, और कुछ तूने पढ़ा है जो साहित्य की ऐसी तैसी कर रहा है। इसे तू ऐसे भी कह सकता था। संवारती रहती है सदा ये मेरे लम्हों को। ये दिल्ली कोई जगह नहीं, मेरा अंदर का ही एक हिस्सा है। और जाऊं तो दूर कैसे जाऊं इससे। ये मेरी टीस, आवारगी, रतजगे, बेख्याली, सब महकमों का हिस्सा है। वैसे जब तूने यहाँ की इतनी तारीफ कर ही दी है तो यहाँ कुछ ऐसा दिखा अक्षरधाम के अलावा जो मेरा इसके बारे में जो ख्याल है उसे बदल दे। राजन, ठीक है, तो आने वाले शनिवार की रात को 8 बजे मिलना। शनिवार की शाम, कनॉट प्लेस मैरियन होटल के सामने। समय 7 बजे। विकास, क्या पागलपन है? क्यों खड़ा कर रखा है यहां पर? तूने मुझे, इससे अच्छा तो मैं घर पर कोई फिल्म देख लेता आराम से बैठकर। राजन, यही तो परेशानी है छोटे शहर के बंदों की। सरप्राइज जैसी चीजों में यकीन ही नहीं रखते। हर चीज आंखों के सामने चाहिए। हद है। खैर, अब जब तूने पूछ ही लिया है तो बता देता हूं। हम यहां ब्लाइंड डेट के लिए खड़े हैं। विकास, मतलब आज रात हम अपना टाइम यहां गुजारेंगे, वो भी अंधे लोगों को डेट करते देखते हुए? राजन, अरे नहीं पागल, हम भी जाने वाले हैं। विकास, हम भी जाने वाले हैं, इस बात से मतलब क्या है तेरा कि हम दोनों आंख बंद कर एक दूसरे को डेट करेंगे? और तू गे है? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? राजन, अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये ब्लाइंड डेट होती है। इसमें एक कमरे में अंधेरा होता है, वहां आपस में अनजान लोग एक दूसरे को डेट करते हैं। विकास, पर डेट पर तो वो लोग जाते हैं ना जिन्हें प्यार होता है। राजन, कहां से आया है तू? क्योंकि मुझे नहीं लगता भारत का कोई भी हिस्सा अब इतना पिछड़ा है जहां डेट का मतलब पता ना हो। विकास, जियोक्रांति का मतलब यह नहीं है भाई कि हर किसी ने टिंडर पर आईडी बना ली हो। राजन, टिंडर पर आईडी ना बनाई, ठीक है, मान लिया। लेकिन गूगल पर डेट डालकर तो देखा होगा, या बस इंटरनेट पर पोर्न फिल्में ही देखना सीखा है?
विकास, अगर किसी को कुछ पता नहीं है तो बड़े शहरों वाले बताते नहीं हैं। कहने का मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हिसाब है तुम लोगों का। राजन विकास की बात पर हंसकर बोला, डेट का मतलब होता है दो लोग जो थोड़े से पहचाने से हैं और ना समझ होना चाहते हैं, वो आपस में मिलते हैं ताकि आपसी बातचीत से एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। विकास, जो मैंने कहा डेट के लिए, उससे अलग तो कुछ कहा नहीं है तूने। राजन, कहा ना सकारात्मक तौर पर, और तूने कहा था नकारात्मक तौर पर। और यही तो बड़े शहर वालों की खास बात है, हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढना। अब तुम छोटे शहर वाले क्या जानोगे इस चीज के बारे में? विकास, ना जाने तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर जान लिया तो तुम बड़े शहर वाले बेरोजगार हो जाओगे, और फिर तुम्हारे पास हम छोटे शहर वालों से अलग दिखने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रुक कर फिर बोलते हुए, वैसे आपकी ये डेट कब शुरू होगी? क्योंकि घड़ी 9 बजा रही है और हम यहाँ 8 बजे से खड़े हैं। राजन, डेट तो कब की शुरू हो चुकी। मुझे लगा तू पहली बार क्लब जा रहा है तो बाहर खड़ा होकर थोड़ा चार्ज हो रहा था, लेकिन जब तू तैयार हो ही गया है तो चल भाई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। विकास, ये जो अमेरिकन एक्सेंट में अभी बोला है, उसे ऐसे खर्च मत कर, वरना भविष्य में लेने के देने पड़ जाएंगे। क्लब के मुख्य गेट पर पहुंचने के बाद राजन ने बाहर बैठे सुरक्षाकर्मी को एक 500 का नोट दिया और रजिस्टर में अपने नाम नंबर भरे, जिसके बाद वे दोनों अंदर दाखिल हो गए। रंग बिरंगी लाइट, इंग्लिश पंजाबी मिक्स गाने, उछलते बियर के गिलास, ऑक्सीजन में मिलकर उड़ता ड्रग्स, पागलों की तरह नाचते लड़के लड़कियां, और नशे की अधिकता के कारण उल्टी करने के लिए भागते देश के युवा भविष्य को देखकर विकास बोला, ये कैसी ब्लाइंड डेट है जिसमें ब्लाइंड के अलावा सब कुछ है। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। कहीं फिल्मों की तरह पुलिस ने छापा मार दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राजन ने उसकी बात को अनसुना किया और वेटर को आवाज लगाकर बोला, ब्लाइंड डेट वाला रूम किधर है? वेटर ने पहले तो दोनों को नजर भरकर देखा, उनके बाद बोला, बेसमेंट में 4 नंबर हॉल में चले जाओ। बेसमेंट के बाहर पहुंचने पर राजन ने एक बार फिर रजिस्टर में नाम पता भरे और विकास को अंदर जाने के लिए अकेला छोड़कर ऊपर वापस आ गया। विकास राजन से इसका कारण पूछता, इससे पहले ही उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर बाउंसर द्वारा पकड़कर हॉल के अंदर एक टेबल के पास बैठा दिया गया। जिस टेबल पर विकास को बैठाया गया, उसके बराबर में एक दूसरी टेबल से उसे एक आवाज सुनाई दी, जो फिलहाल कविता का रूप धारण किए हुए थी। कितना अजीब था वो शख्स। उसने मुझ पर बिल्कुल रहम ना किया। अपनी एक जरा सी खुशी के लिए मुझे उम्र भर बेबस कर दिया। अब लाख कोशिश करूं कुछ बदलता नहीं। अब कितनी भी जद्दोजहद करूं कुछ हासिल नहीं होता। एक टीस सी घुली रहती है हर वक्त आस पास की हवा में। मेरी एक मासूम सी ही तो जिंदगी थी, फिर क्यों उसने इसमें जहर घोल दिया। कविता खत्म होते ही वे सब तालियां बजाने लगे जो अकेले बैठे थे। इनमें विकास भी शामिल था। बाकी सब तो तालियां बजाकर ही खुश थे, लेकिन विकास कुर्सियों का सहारा लेते हुए उस आवाज के पास जा पहुंचा और बोला, लगता है मिस लिटरेचर का दिल किसी ने ज्यादा ही तोड़ दिया है। वह 2 महीने से यहां लगातार आ रही थी, पर यह पहली बार था। उसकी सुनाई हुई कविता पर तालियों के अलावा जैविक रूप से कोई प्रतिक्रिया आई थी, वह भी व्यंग के रूप में, जो उसे थोड़ी अजीब लगी। इसलिए उसने बात ना करने के लहजे में विकास से पूछा, पहली मुलाकात की पहली बात में व्यंग अजीब है, और लगता है इस संसार के संस्कारों में से तुमने बदतमीजी वाले के साथ ज्यादा वक्त बिताया है। विकास अपने ऊपर हुए उसके इस कटाक्ष से विचलित तो हुआ, पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए ऐसे मौकों पर जब सामने से गाली पड़ने की उम्मीद हो तो आदर्शवादी बनना उपयुक्त होता है। उसने इस ज्ञान का अनुसरण करते हुए उससे कहा, बदतमीजी ही तो जिंदगी का वो पहलू है जो हमें जीने के नए ढंग सिखलाती है। उसके इस जवाब से उसकी चिढ़ थोड़ी कम हो गई और वह उससे बोली, तुमने मुझे मिस लिटरेचर क्यों कहा? विकास, तुम्हारी कविता अच्छी लगी इसलिए। उसने कहा, तो तुम्हें जिसमें जो पसंद आता है तुम उसका वही नाम रख देते हो? विकास, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह मैंने पहली बार किया है। उसने कहा, इतने आत्मविश्वास से? विकास, तुम मुझे देख सकती हो। नहीं, लेकिन जो मैंने अभी महसूस किया बस वो कहा। तो
तुम तारीफ करना भी जानती हो। अच्छी चीजों की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ। फिर तो मुझे यह सुनने की आदत डालनी होगी। विकास के इतना कहते ही एक बजर बजना शुरू हो गया। विकास ने पूछा, यह क्या है? आज की ब्लाइंड डेट खत्म हो गई। इसका पैगाम। ओह, मतलब बात बीच में छोड़नी पड़ेगी। अफसोस। अगली बार कब मिलोगी? अगले शनिवार, यहीं पर। ठीक है। अंदर तो विकास ठीक है कहकर चला आया, पर मन वहीं पर अटका पड़ा था। वह कहना तो गुड टू सी यू, फिर मिलेंगे, बाय जैसा कुछ चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। इसलिए क्लब से बाहर आकर उसका इंतजार करने लगा, जिसको अभी बड़े प्यार से मिस पोएम का नाम देकर आया था। पर दुर्भाग्यवश मिस पोएम बाहर नहीं आई, और जो बाहर आया वह राजन था, जिसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था, और उसने आते ही विकास को गालियां देनी शुरू कर दी। अबे, समझता क्या है तू अपने आप को? मैं अंदर शराब में डूबा जा रहा हूं तेरे चक्कर में, और तू है कि यहां खड़ा है। विकास का ध्यान राजन की बातों पर कम और क्लब के गेट से निकलने वाली लड़कियों पर ज्यादा था। फिर भी उसने अनमने ढंग से राजन से कहा, जिस काम के लिए यहां आया, जब वह खत्म हो गया तो अंदर क्या ऐसी तैसी मरूं? अबे अपनी ना मरानी, ऐसी तैसी तो किसी और की तो मरने से बचा सकता है। देख, तुझे है ऐसी तैसी मरने की आदत, मेरा दिमाग खराब, तो कर मत। ओह, दिमाग खराब। अगर ऐसा है तो एक काम कर, अब अकेले आ जाना, मैं बाइक लेकर जा रहा हूं। फिर किसका इंतजार कर रहा है? दफा हो ना यहां से। आने वाला शनिवार तक विकास ने जो जिंदगी जी, वो बेमतलब सी थी। पहले प्यार में मिले धोखे ने उसे जैसे होश ही उड़ा दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। घर पर होने के वक्त सड़क पर होता, और सड़क पर होने के वक्त घर पर। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मुख्य थी, वो ये थी कि उसने इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाना छोड़ दिया था। अगर वो वहां आ रहा होता तो शायद राजन को कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जब वो नहीं आया तो 5 दिन बाद शुक्रवार की रात को राजन विकास के कमरे पर उसका हाल चाल लेने पहुंचा, और जाकर उससे बड़ी तेज आवाज में बोला, मुझे लगा तूने आत्महत्या कर ली, पर तू तो जिंदा है। इस बात के लिए खुशी मनाऊं या तुझे अब खुद ही मार दूं? राजन की बात विकास ने सुनी, लेकिन जवाब की जगह अपना सवाल पूछा, कल चलेगा फिर दोबारा ब्लाइंड डेट पर? राजन ने सोचा, मैंने इस जवाब की तो उम्मीद नहीं की थी। तूने जो उम्मीद की थी वो भी पूरी हो जाएगी। पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दे। राजन बोला, वो तो आज के गिलास तय करेंगे, जवाब हाँ होगा या ना। अगर गिलासों के ऊपर छोड़ा है, फिर तो समझो हाँ ही है। राजन ने कहा, तो अब मेरे पहले सवाल का जवाब देगा, कम से कम शब्दों में। ऐसे समझ ले भाई, प्यार हो गया है, पहली नजर का। विकास ने इस बात को ऐसे बोला जैसे उसने सदी की सबसे बड़ी बात कह दी हो, और राजन की तरफ समर्थन वाली मुद्रा में देखने लगा। विकास की बात सुनकर राजन ने अचंभित होना तो चाहा, पर चाहकर भी हो नहीं पाया। फिर होठों के बीच अपनी हंसी दबाकर बोला, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी में विकास को उदासीनता का स्वर लगा। एक पल को उसने सोचा, मैं भी किससे बात करने बैठ गया, जिसे प्यार के बारे में रत्ती भर कुछ पता नहीं। लेकिन फिर उसे राजन के अंदर छुपा बैठा अपना मित्र नजर आ गया, और उसने अपने हाल ही में हुए प्रेम को विस्तार से बताना शुरू कर दिया। भाई राजन, तू समझा नहीं। उस लड़की से मुझे कुछ अलग सा ही प्यार हो गया है। इस अलग से को तू जो कहना चाहे कह ले, पर मुझे कुछ तो हो गया है, जिस वजह से अब कहीं भी दिल नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, कहीं भी दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस उससे बात करने का मन करता रहता है। दिल की हर एक धड़कन के साथ बस उसे याद करने का मन करता रहता है। दिमाग उसके बारे में और जानने की जिद करता रहता है। बाहें उसे अपने आगोश में लेने की ख्वाहिश पालकर बैठी हैं। मेरी हंसी बस अब उसकी ही बातों में खिलखिलाना चाहती है। मेरी बातें तो बस अब उसकी ही बातें करना चाहती हैं, और मेरे सोचने की क्षमता तो बस उसके ही ख्यालों में खोना चाहती है। तू ढंग से समझ नहीं रहा राजन। मेरे पूरे बदन की हर चीज अंदर बाहर दोनों तरफ की बस उसका ही राग गाना चाहती है। विकास की बात बीच में ही काटते हुए राजन बोला, रुक जा भाई, सांस ले ले, ठंड रख।
तू तो ऐसे कर रहा है जैसे दुनिया में तू पहला मर्द है और वो पहली औरत, और तुम दोनों का मिलन ना हुआ तो दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विकास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, तेरी समझ ना आएगी मेरी बात, लेकिन तू तो सुन ही नहीं रहा था, और इसी वजह से मैं किसी से भी मिल नहीं रहा था। राजन ने पूछा, तेरा पहली बार है क्या ये प्यार, क्रश, मोहब्बत, रतजगे, बेबसी, बेचैनी, बेख्याली, जो भी तू कहे उससे आमना सामना? विकास ने कहा, मोहब्बत ने हमें कहीं का ना छोड़ा, वरना आदमी हम भी काम के थे। अब की बार शेर को सुनते ही राजन समझ गया, लड़का बावला हो गया है, और इलाज इस चीज का उसके पास तो है नहीं। तो फायदा इसी में है कि फिलहाल शराब का सेवन किया जाए और उसके बाद शनिवार को ब्लाइंड डेट पर ले जाने का वादा करके अपने घर की तरफ प्रस्थान किया जाए। दूसरी डेट। विकास तो इंटर्नशिप प्रोग्राम में जा नहीं रहा था, इसलिए उसे वहां क्या हो रहा है इस बात की कोई खास परवाह भी नहीं थी। पर राजन के लिए ऐसा नहीं था। अब की बार इंस्टीट्यूट ने शुक्रवार की सुबह एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसमें शनिवार और रविवार दोनों दिन दिल्ली से बाहर की तरफ करनाल जाना था। पहले तो राजन ने सोचा छुट्टी कर कर विकास के साथ जाएगा, पर जब नोटिफिकेशन में अतिरिक्त मार्क्स मिलने की बात पड़ी तो उसने बिना एक भी पल गंवाए अपना इरादा बदल दिया और करनाल जाने के लिए तैयार हो गया। ये बात विकास को भी उसने बताई, पर उसका जवाब सुनते सुनते ही उसे फोन बीच में काटना पड़ा, और उसने मान लिया कि अब इस लड़के को पागल होने से कोई नहीं बचा सकता। राजन तो करनाल चला गया था, इसलिए विकास के साथ जाने वाला अब कोई नहीं बचा था। पर ऐसी स्थिति उसकी मनस्थिति को कमजोर कर देगी, ऐसा नहीं था, बल्कि उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। और फर्क पड़ता भी क्यों, आखिर वो इश्क में था, और इश्क तो ताकत देता है। शाम होने से पहले ही विकास जाने की तैयारी में लग गया। उसने अपने सबसे पसंदीदा और भाग्य का साथ देने वाले कपड़े पहने और 8 बजने से पहले से ही होटल पहुंच गया। उसने ब्लाइंड डेट वाले हॉल में घुसने से पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और इंतजार करने लगा मिस पोएम के आने का। लोगों का लगातार आना जाना चलता रहा, लेकिन मिस पोएम का कहीं कोई पता उसे नहीं लग रहा था। हॉल में भरपूर अंधेरा होने के बावजूद उसे लग रहा था कि जैसे ही मिस पोएम हॉल के अंदर आएगी वो उसे झट से पहचान लेगा। पर काफी देर की मशक्कत के बाद भी ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। तब उसने सोचा, क्यों ना बाहर चला जाए और वहां गेट पर ही खड़े होकर अंदाजा लगाया जाए। लेकिन जो ही वो बाहर चलने के लिए उठा, उसे कानों में फिर वही स्वर पड़ा जिसने उसे पिछले 1 सप्ताह से दीवाना बना रखा था। ये कैसी मुश्किल है, मेरे दिल को मालूम नहीं, जाने किस तलाश में मुझे ले जाती है। डरती हूं मैं इन सब से कहीं भटक ना जाऊं, पर कोई तो कशिश है जो बार बार मुझे पुकारती है। सब लोगों ने एक बार फिर तालियां बजाईं। तालियों के खत्म होते ही विकास ने बिना इंतजार किए मिस पोएम कहकर पुकारा। आवाज सुनकर मिस पोएम, वो लड़की, विकास को पहचान गई और वेटर से खुद को विकास के पास ले जाने के लिए कहा। अब एक बार फिर वे दोनों एक दूसरे से 10 फीट की दूरी पर आमने सामने बैठे थे। अब की बार बात करने की शुरुआत मिस पोएम ने की। तुम मेरी पोएम सुनने आए हो या मुझसे मिलने, या फिर कोई और बात है? विकास, पोएम तो हम दोनों के बीच की कड़ी है जो हमें मिलाती है, क्योंकि तुम्हारी पोएम के अलावा और है ही क्या हम दोनों के पास जिससे एक दूसरे को पहचान सकें? मिस पोएम, अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में, मतलब मेरी पोएम में, जो बिना देखे, बिना कुछ भी जाने मुझसे मिलने चले आए? विकास, क्या है? नहीं जानता, ना जानने की कोशिश करनी है। पर जब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो जैसे लगता है मेरा आने वाला हर पल तुम्हारा है। तुम्हारा साथ मुझे मेरे अंदर एक जज्बात जगाता है। मिस पोएम, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं, कुछ देर की मुलाकातें साथ रहना तय नहीं करती, और ये पहली नजर का प्यार नजरों का धोखा है। विकास, धोखा है? फिर तो और अच्छा है। हम अपनी जिंदगी से जुड़ा हर काम आधा सच जानकर ही करते हैं। सभ्यता के पहले मानव से लेकर आखिरी मानव तक हर कोई अपना जीवन उम्मीद में जिएगा, और उम्मीद भी तो एक धोखा ही है। मिस पोएम, ऐसे तो हम शाम तक बतियाते रहेंगे। चलो सीधी बात पर आते हैं। तुम मेरा नाम तक नहीं जानते,
और साथ रहने की बात करते हो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मुझसे प्यार करने की बात करते हो। दुनिया के साहित्य के पन्ने पलट कर देखो, सभी में प्यार खूबसूरती से होता है, और अगर किसी में इसके उल्टा है तो प्यार कम और दया ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि सुना होगा तुमने, अगर लड़की सुंदर है तो लड़का कहेगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें हरदम प्यार करते हुए साथ रहना चाहता हूं। और अगर लड़की थोड़ी भी बदसूरत है तो लड़का कहेगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हर कमी के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूं। कितना विरोधाभास है ना दोनों बातों में। पर ये तो हमारे सभ्य समाज के उदाहरण हुए। अगर मैं अपनी बात करूं तो बताओ, अगर मैं सुंदर नहीं हुई तो क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? कुछ लोग कहते हैं लड़का लड़की की खूबसूरती से कम उसके चरित्र से ज्यादा प्यार करता है। तो बताओ, अगर मैं चरित्रहीन हुई तो क्या मुझे मार दोगे? क्या एक लड़की के आगे अपनी मैं का समर्पण कर सकोगे? विकास, देखो, मैं इतनी बातें नहीं जानता, पर यह तय है कि मैंने तुम्हें बिना देखे पसंद किया है, तो उस पसंद को प्यार में ना बदलने के लिए मुझे कोई वजह नहीं दिखती। और जो वजह तुमने ऊपर बताई हैं, मैंने तो वो जानी ही आज है। मिस पोएम, तुम अपनी बातों से मेरे सब्र का बांध तोड़ रहे हो। क्या परेशानी होगी प्यार करने में? लगता है तुम अंदाजा लगाने में कमजोर हो, या फिर लगाना ही नहीं चाहते। हम मम्मा, एक काम करो, थोड़ी देर में मुझे पार्किंग एरिया में मिलो। पता चल जाएगा किसी को बिना देखे पसंद करने का मतलब क्या होता है। विकास, ठीक है, जैसा तुम चाहो। सोमवार की शाम। राजन, क्यों भाई, क्या हुआ? शनिवार की शाम को दर्शन नहीं हुए क्या, जो ऐसे मुंह लटकाकर बैठा है? राजन की बात सुनकर विकास ने एक तीखी नजर उस पर ऐसे डाली जैसे पूरा देखना उसे किसी मुकदमे में फंसा देगा, और जल्दी से अपनी नजर उससे हटाकर तुरंत अपने मोबाइल में गड़ा ली। यूं तो विकास के ऐसे व्यवहारों की राजन को अब तक अच्छे से आदत पड़ चुकी थी, लेकिन आज उसका इन आदतों के साथ सामंजस्य बनाने का कोई मन नहीं था। इसलिए उसने उसका कंधा झंझोर कर एक बार फिर धमकी भरे लहजे में पूछा, बताना भी है कुछ या मैं जाऊं? और आज मेरे जाने का मतलब है, महीनों दिख मत जाना मुझे मेरे सामने। धमकी का असर विकास पर कितना हुआ ये तो उसे खुद भी पूरी तरह मालूम नहीं था, पर उसने फिर शनिवार की शाम के बारे में बोलना शुरू किया। देख भाई, ये पहली नजर के प्यार व्यार कुछ नहीं होते हैं। सब नजरों का भ्रम है, जो मुझे भी बड़ी बुरी तरह से हुआ, लेकिन अब सब ठीक है। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे ऊपर से जो बोझ उतर गया है ना, उसके लिए जितना ईश्वर की आराधना करूं उतना कम है। राजन, अबे, सीधा सीधा बताना वाकई में क्या हुआ है? ये फालतू के गीत बाद में गाना। विकास, तेरे लिए होंगे फालतू के गीत, मेरे लिए नहीं है। अब अगर तू नहीं सुन सकता तो कानों में उंगली दे ले। वैसे बात भी कुछ नहीं है और बात भी बहुत कुछ है। उस दिन शनिवार की शाम को पहले मैं उससे मिला, फिर मेरी उससे बातचीत हुई। मैं प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूं, वो पता नहीं कौन सी दुनिया की फालतू की बात गा रही है। फिर अचानक से बोली, बाहर पार्किंग एरिया में मिल। मैं पहुंचा वहां, जाकर देखा तो व्हील चेयर पर थी बंदी, और चेहरे के उल्टे हाथ की तरफ वाले हिस्से पर बहुत लंबा सा एक घाव था। अब कोई मुझे बताए, ऐसी लड़की से कौन प्यार कर सकता है? प्यार तो दूर की बात है, 10 मिनट भी कोई साथ में कैसे रह सकता है? ऊपर से उसकी बातें, अंधेरे में तो फिर भी बर्दाश्त थीं, लेकिन उजाले में ईश्वर रहम करे। दरअसल उसने जो आखिरी बात कही मुझसे, वो बड़ी अजीब सी बात थी। मैंने पहले जीवन में ऐसी कोई फालतू बात नहीं सुनी, और उसके कहने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आई। उसने कहा कि अगर मैं कोशिश करके अपने पूरे मन को काबू करके उसे साथ रहने के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो भी मैं ये नहीं कर सकता। ये कैसी बात हुई? ये तो मेरी इच्छा है ना कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। इसमें मन को काबू करना, ये बीच में कहां से आ गया? विकास अपनी बात खत्म कर चुका था, लेकिन राजन को लगा ये सांस लेने के लिए रुका है। लेकिन जब 30 सेकंड तक कोई क्रिया नहीं हुई, तब राजन बोला, तूने सब कुछ उसका बताया। तूने क्या कहा इस बारे में तो कुछ बताया नहीं। मैं क्या कहता? ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि चुप निकल लो। बोलकर ऐसा तो नहीं कि कोई तीर मार लेंगे हम। इसलिए मैं वहां से चुपचाप घर आ गया और अपने पुराने काम में लग गया।
और अब सोच लिया है किसी के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना। राजन, अच्छी बात है। ऐसी बातों पर मैं भी क्या कहूं। जो हुआ सो हुआ, पर अब की बार उजाले में प्यार करना, अंधेरा तुझ पर भारी पड़ गया। चल खोल ले बोतल। अब किसी तरह तेरे गीत सुनते हुए रात तो गुजारनी ही है ना। बचाव के लिए तेरी तरह चुपचाप निकल भी तो नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, असल में यह सब एक मजाक था। ब्लाइंड डेट नाम का जो राज आपको सुनाया गया, वह बस एक हल्की फुल्की कोशिश थी, यह दिखाने की कि जिंदगी में हर चीज हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कुछ बातें हमारी उम्मीदों से परे होती हैं, और यही उनकी खूबसूरती है। कहानी का संदेश यही है कि हमें हर अनुभव को खुली सोच और हल्के अंदाज में लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की यही सरलता और अप्रत्याशितता ही इसे खास बनाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि यह दास्तान आपके दिल को छू गई होगी और आपको जीवन के कुछ अनमोल सबक दे गई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनो दास्तान पर हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए सुनो दास्तान।